जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी YouTube चैनल जीएस विथ मी में आप सभी का स्वागत है। हमने भारत के संसदीय प्रशासन प्रणाली का कई देशों के शासन प्रणाली से हमने तुलना किया था। इसके बाद हम पढ़ेंगे संघ की कार्यपालिका। भारत में संघ की कार्यपालिका जिसके हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका में हम राष्ट्रपति से स्टार्ट करेंगे। देखिए, भारतीय संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति जो होते हैं राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। जो भारत का संसदीय व्यवस्था है इसमें राष्ट्रपति राष्ट्र के क्या होते हैं, संवैधानिक प्रमुख होते हैं। जो राष्ट्रपति होते हैं राष्ट्र के क्या होते हैं, संवैधानिक प्रमुख होते हैं। यह जो होते हैं भारत के गणराज्य को प्रदर्शित करते हैं। भारत के गणराज्य को प्रदर्शित करते हैं। जो राष्ट्रपति होते हैं भारत के गणराज्य को प्रदर्शित करते हैं। आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा अतः राष्ट्रपति का पद कभी रिक्त नहीं हो सकता। आर्टिकल 52 ये कहता है, आर्टिकल 52 भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का पद कभी रिक्त नहीं हो सकता है। आर्टिकल 52 कहता है कि राष्ट्रपति का पद कभी रिक्त नहीं हो सकता। वहीं आर्टिकल 65 ये कहता है कि राष्ट्रपति का पद यानी राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, आर्टिकल 65 ये कहता है कि मान लीजिए किसी कारणवश राष्ट्रपति का देहांत निधन हो जाता है, राष्ट्रपति कहीं बाईपास सर्जरी के लिए चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो आर्टिकल 65 ये कहता है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यभार को उनके राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यभार को क्या कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। मतलब उपराष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति के कार्यकाल को संभाल सकते हैं। किस कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में। जो उपराष्ट्रपति हैं अगर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति का कार्य संभाल सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 65 के तहत। वहीं 1969 में एक संवैधानिक संकट की स्थिति तब उत्पन्न हो गई। 1969 में एक संवैधानिक संकट की स्थिति तब उत्पन्न हो गई जब भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई। तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनकी क्या हो गई, मृत्यु। उसके बाद तुरंत जो बीबी गिरी थे उपराष्ट्रपति बीबी गिरी थे, उन्होंने अपने पद से क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। मतलब उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। ये बताइए, आर्टिकल 65 ये कहता है अगर राष्ट्रपति नहीं रहते हैं तो उनका जो कार्यभार है वो उपराष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में संभाल सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति भी नहीं रहे, उपराष्ट्रपति त्याग पत्र दे दिया। अब क्या होगा, अब संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। तुरंत संसद में ये कब की घटना, 1969 की। तुरंत संसद में 1969 में एक संविधान एक अधिनियम पारित किया। उस अधिनियम में क्या था, उस अधिनियम में यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कर सकते हैं। राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कर सकते हैं। मतलब 1969 में एक अधिनियम पारित किया गया जिसमें अगर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का जो राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कर सकते हैं। यदि आपके मन में तुरंत
चल रहा होगा कि सर मान लीजिए अगर कहीं जो मुख्य न्यायाधीश है वो भी चल बसे, तो अगर वो भी चल बसे तो इसी अधिनियम के तहत भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश हैं, वो राष्ट्रपति के कार्यों का, कृत्यों का निर्वहन कर सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा चीज पढ़ते हैं, राष्ट्रपति पद की योग्यता। राष्ट्रपति की योग्यता सबसे पहला काम तो यह समझ लीजिए, राष्ट्रपति की योग्यता में भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है पागल नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। तीसरा ये कहता है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की जो आयु है वो पूरी कर चुका हो। पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, बनने की योग्यता। अब आप ये कहेंगे सर लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता मतलब लोकसभा का सदस्य तो 25 वर्ष में भी आदमी बन जाता है, 25 वर्ष में आदमी लोकसभा का सदस्य बन सकता है, मतलब सांसद यार 25 वर्ष की उम्र में बन सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे दिया गया है कि उम्र को छोड़कर ये सारी चीजें हैं, मतलब योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा पागल या दिवालिया नहीं, पागल मतलब पागल, दिवालिया मतलब बैंकक्रप्सी न घोषित हुआ हो, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी बैंक से लोन लेकर के अपने आप को कह दे भैया हम चुका ही नहीं पाएंगे, उसे दिवालिया कहते हैं। तीसरा ये 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। चौथा लोकसभा का सदस्य बनने की उसके पास क्या होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए। 5 लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता मतलब उम्र को छोड़कर। राष्ट्रपति बनने के लिए आपको 35 वर्ष उम्र पार करनी पड़ेगी, जबकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आप 25 वर्ष के हैं तो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें एक और चीज जोड़ लीजिए, वो लाभ का पद न धारण करता हो, लाभ का पद न धारण करता मतलब लाभ का पद न धारण करने का मतलब देखिए, लाभ का पद संविधान में परिभाषित नहीं किया गया, ये नहीं बताया गया कि लाभ का पद स्पष्टता होता है क्या, लेकिन ये बताया गया है कि लाभ का पद मतलब सरकारी किसी भी सरकारी पद पर न हो। इसके बाद अगर मान लीजिए अंबानी अगर चाहते हैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना, वो तो सरकारी पद पे नहीं है ना, तो लड़ सकते हैं नहीं, अंबानी भी नहीं लड़ सकते हैं। इसका एक कैटेगरी है, हम आगे चल के आपको बताएंगे कि अंबानी या बिरला जो भी हैं ये चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते हैं। वो सरकारी पर किसी भी लाभ के पद पर नहीं, इसके बाद भी वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। क्यों नहीं लड़ पाएंगे ये आगे हम चल के बताएंगे आपको कि वो क्यों नहीं लड़ पाएंगे। ठीक है, लाभ का पद न धारण करता हो। ठीक है, इतना चीज उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। इसके बाद पढ़ते हैं हम जो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है, इसमें कौन कौन भाग लेते हैं, कौन कौन भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन हो, पहली बात तो जान लीजिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब समझ लीजिए। प्रत्यक्ष निर्वाचन वह निर्वाचन होता है जिसे डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं, चुनाव कहते हैं। जैसे प्रत्यक्ष निर्वाचन वह निर्वाचन होता है जो जनता के द्वारा डायरेक्टली मतलब चुना जाता है, जैसे सांसद हो गए या विधायक हो गए, इनका निर्वाचन कैसा होता है, इनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। सांसद का चुनाव जनता करती है और विधायक का चुनाव जनता करती है, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया। अप्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से जो चुनाव होता है उसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन, मतलब
जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कौन है? जैसे सांसद हो गए, विधायक हो गए, ये जनता के द्वारा प्रतिनिधि, चुने गए प्रतिनिधि हो गए। अब इनके माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसका मतलब ये अप्रत्यक्ष चुनाव है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, ठीक है। इसके बाद ये जनता द्वारा नहीं होता है, जनता द्वारा नहीं होता है, इसमें जनता भाग नहीं लेती है। उसके बाद एक निर्वाचक मंडल द्वारा, निर्वाचन मंडल द्वारा इस राष्ट्रपति का चुनाव होता है, निर्वाचन मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब आप ये पूछेंगे सर निर्वाचन मंडल में होता कौन कौन है, तो जान लीजिए निर्वाचन में मंडल में कौन कौन होता है। पहला बात तो निर्वाचन मंडल में जिसमें कौन कौन शामिल होता है? संसद के दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। हमेशा ये ध्यान रखिए कि निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं। मनोनीत सदस्य का मतलब ये हो गया 12 सदस्य जो राज्यसभा में समाज सेवा, विज्ञान, कला इत्यादि मतलब से साहित्य, विज्ञान, कला और समाज से 12 सदस्य राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में चुनते हैं, ठीक है। तो उनका वो इस चुनाव में भाग नहीं ले सकते, ठीक है। 2 आंग्ल भारतीय भी लोकसभा में होते, वो भी इस चुनाव में भाग नहीं ले सकते, ठीक है ना। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दूसरा क्या है? राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरा क्या है? इसमें कौन भाग लेता है? इसमें 70वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्य इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 70वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। निर्वाचन मंडल द्वारा इनका चुनाव होता है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। 70वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी के राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं इसमें, ठीक है ना। इसके बाद आप एक चीज ये जान लीजिए कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य 2 तरह का होता है, एक राज्य विधानसभा होता है, एक राज्य विधान परिषद होता है। हम आगे चल के इसको आप बताते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिए, ये बहुत जरूरी होता है, पक्का एग्जाम में आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट। पहली बात तो ये समझ लीजिए कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। तो सबसे पहला चीज ये समझ लीजिए, राज्य विधान परिषद के सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं, मतलब देखिए राज्य विधानमंडल में क्या होता है, राज्य विधानमंडल में क्या होता है, सारे राज्य विधानमंडलों की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम कुछ विधानमंडलों की बात कर रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश में विधानमंडल 2 भाग है, विधान परिषद होता है, इसमें राज्य विधान परिषद होता है और राज्य विधानसभा होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। राज्य विधान परिषद जिसे एमएलसी कहते हैं, राज्य विधान परिषद जिसे एमएलसी कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब जो एमएलसी होते हैं विधान परिषद में, विधानसभा में एमएलए बैठते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधायक होते हैं,
विधायक होते हैं वो विधानसभा में बैठते हैं, विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधान परिषद के सदस्य एमएलसी होते हैं। जो ये एमएलसी होते हैं, जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं, जबकि विधानसभा के सदस्य जो विधायक होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं चीज समझ में आया होगा। इसके बाद राज्य विधानसभा के सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। दूसरा ये नोट कर लीजिए, मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं। मतलब संसद में, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है और उसके बाद 12 साहित्य, विज्ञान और कला समाज से 12 राज्यसभा में चुने जाते हैं। वो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा ये आप जान लीजिए, राज्य विधानसभा के विघटन का, मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है, उसके बाद क्या किसी राज्य में राज्य विधानसभा का विघटन हो गया, मतलब राज्य में राज्य सरकार गिरेगी, तो उसका प्रभाव राष्ट्रपति के चुनाव पर नहीं पड़ेगा। राज्य के विघटन का प्रभाव राष्ट्रपति के चुनाव पे नहीं पड़ता है। राज्य के विघटन का प्रभाव राष्ट्रपति के चुनाव पे नहीं पड़ता है। मान लीजिए मुख्यमंत्री है, अगर वो विधानसभा का अगर सदस्य है, विधानसभा का सदस्य है, तो क्या वो चुनाव में भाग ले सकता है? हाँ, विधानसभा का है तो ले सकता है। लेकिन अगर विधान परिषद का सदस्य है और मुख्यमंत्री है तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। मुख्यमंत्री, सीएम जिसको कहते हैं, सीएम अगर विधान परिषद का सदस्य है तो वो भी भाग नहीं ले सकते हैं। यदि मुख्यमंत्री विधान परिषद के सदस्य हैं तो वो भी भाग नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद पढ़ते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका। निर्वाचन का तरीका, राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका। तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन का तरीका होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। ध्यान से नोट कर लीजिए, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। जो राष्ट्रपति का चुनाव का जो तरीका होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। इसके बाद एक चीज नोट करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित तथ्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित तथ्य। देखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन संशोधन अधिनियम के अनुसार, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन संशोधन अधिनियम के अनुसार किसी भी कैंडिडेट्स को, किसी भी प्रत्याशी के नाम को 50 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए और 50 निर्वाचकों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। किसी भी उम्मीदवार के नाम को 50 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए और 50 निर्वाचकों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। मतलब मान लीजिए आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से पहले आपको अपने नाम को, उम्मीदवार के नाम को 50 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित करवाना पड़ेगा और 50 निर्वाचकों द्वारा क्या करना पड़ेगा,
अनुमोदित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अनुमोदित, मतलब 50 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित, 50 निर्वाचकों द्वारा अनुमोदित करना पड़ेगा। ठीक है ना। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में दल बदल अधिनियम नहीं लागू होता है। दल बदल अधिनियम नहीं लागू होता है। यहां पे एक बात हमेशा याद रखिएगा, रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में जो लोकसभा एवं राज्यसभा के महासचिव होते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा के महासचिव होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में लोकसभा एवं राज्यसभा के महासचिव चक्रीय रूप में भूमिका निभाते हैं। मतलब यहां पर रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में लोकसभा एवं राज्यसभा के जो महासचिव होते हैं चक्रीय रूप में क्या करते हैं, भूमिका निभाते हैं। यहां पे एक चीज ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि भी लगती है। राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि भी लगती है। जमानत राशि कितना लगती है? जमानत राशि जो है, राशि 15,000 रुपए लगता है। राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि कितना लगती है? 15,000 रुपए लगता है। यदि आप कुल मत का 1/6 मत नहीं प्राप्त कर पाते हैं, मतलब मान लीजिए टोटल 6 वोट है, 6 वोट में से अगर आपको एक भी वोट नहीं मिलता है तो आपकी जमानत जो राशि है, जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। मतलब जो 15,000 रुपया आपने लगाया है वो आपका पैसा नहीं मिलेगा। वहीं 71 में संविधान, मतलब आर्टिकल 71 ये कहता है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित किसी भी तरह का यदि विवाद होता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। यदि मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, राष्ट्रपति अपने पद को धारण कर लिया, पद पे धारण करने के बाद वो कुछ काम कर देता है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस राष्ट्रपति के चुनाव को रद्द कर देती है, तो उसको पद को त्यागना पड़ेगा। तो यदि वो राष्ट्रपति जो कुछ काम कर चुका है, यदि अपने पद को त्यागता है, तो क्या उसको जो है कि उसके द्वारा किए गए कार्य को भी रद्द कर दिया जाएगा? नहीं, उसके द्वारा किए गए कार्य को रद्द नहीं किया जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 71 के तहत मतलब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा जो है सुप्रीम कोर्ट में होगा, सर्वोच्च न्यायालय में होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।